हेलो प्यारे बच्चों, आधार क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आइए आज स्टार्ट करते हैं भाई रिवीजन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। हम लोग पहली बात करेंगे सर्कल का, फिर पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स की बात करेंगे। सिर्फ रिवीजन चलेगा और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं भाई सर्कल। क्लियर है? तो सर्कल तो आप जानते ही हो कि सर्कल होता क्या है। इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर है? तो हम लोग फटाफट बात करते हैं पॉइंट्स की। क्लियर है? कि जो पॉइंट हमें याद रखना है इसमें, पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। क्लियर है? पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। सेकंड हम लोग बात करेंगे भाई टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। थर्ड इसमें नॉर्मल की बहुत अच्छी खासी बात नहीं हो पाती है। क्लियर है? क्योंकि नॉर्मल आप जानते हो कहाँ से पास करता है, सेंटर से। क्लियर है? फोर्थ हम लोग बात करेंगे कॉमन टेंजेंट का, कॉमन टेंजेंट। और कुछ हम लोग ज्योमेट्री फार्मूले रिलेटेड टू सर्कल। क्लियर है? कुछ अच्छे अच्छे फार्मूले हम लोग याद रखेंगे इसमें। कॉमन टेंजेंट हो गया, नॉर्मल हो गया, टेंजेंट की इक्वेशन हो गई, पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल हो गया। क्लियर है? और बस इतनी सी चीज़ें हमें इसमें देखनी है। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं भाई। पहला पॉइंट होगा पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। क्लियर है? तो पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल में समझने वाली बात ये है बेटा, क्लियर है, कि कोई भी पॉइंट है, मान लो ये x1, y1 है, ये सर्कल के अंदर है या बाहर है। तो मान लो भी सर्कल की इक्वेशन क्या है भाई, x² + y² = r²। क्लियर है? तो जाहिर सी बात है आपको सेंटर पता है कि सर 0, 0 का कोई सर्कल हो, आपको सेंटर पता होगा। तो आपको करना क्या है, बस डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। क्लियर है? और डिस्टेंस फार्मूले से आपको पता अगर ये C1 है, ये P है, तो आप बता दोगे कि C1 P की डिस्टेंस अगर रेडियस से बड़ी होगी तो पॉइंट कहाँ होगा, आउटसाइड। क्लियर है? और अगर बराबर होगी तो मेरे भाई ऑन द सर्कल होगा। और अगर C1 P की डिस्टेंस लेस देन r होगी तो कहाँ होगा, इनसाइड द सर्कल। क्लियर है? इनसाइड द सर्कल। तो उसके लिए जब आप यहाँ से डिस्टेंस फार्मूले से निकालोगे तो यहाँ से आएगा क्या, x1² + y1²। बोलो यही तो आएगा। और x1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 - 0 का होल स्क्वायर। क्लियर है भाई? यही तो आएगा। तो इसमें करना क्या है भाई आपको, अगर ये x1² + y1² अगर ग्रेटर देन r है तो आप कहाँ कहोगे, आउटसाइड द सर्कल है। अगर बहुत गौर से देखो बेटा इसको, x1² + y1², क्लियर, हाँ ये अंडर रूट में रहेगा, तो स्क्वायर करेंगे तो -r² > 0। यानी यहाँ से बहुत गौर से देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, √S1। S1 कहने का मतलब ये हुआ कि आपने x1 y1 उस इक्वेशन ऑफ सर्कल में क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। ठीक है? तो यहाँ पे बस आपको तीन बातें याद रखनी है कि अगर S1 > 0 हुआ तो आउटसाइड, S1 = 0 हुआ तो ऑन द सर्कल, एंड थर्ड S1 < 0 हुआ तो कहाँ होगा भाई, इनसाइड द सर्कल। ठीक है? तो ये तीन पॉइंट आपको इसमें याद रखनी है। चलो अब इसके बाद हम लोग सेकंड बात करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी या कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। वहां से सवाल भी बहुत अच्छे खासे पूछे जाते हैं। ठीक है? तो अगर कोई सर्कल, कोई लाइन टेंजेंट है सर्कल पे, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात कर रहे हैं हम बेसिकली, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में पहली बात किसकी करेंगे भाई, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कोई भी लाइन y = mx + c किसी सर्कल पे टेंजेंट है, इसका क्या मतलब है। क्लियर है? तो C में और इस सर्कल की इक्वेशन में क्या रिलेशन होगा, x² + y² = r² में। तो आपको पता है कि अगर हम लोग ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें उस सर्कल का, क्लियर, क्योंकि आपको पता है, सॉरी, उस लाइन का, तो आपको पता है कि अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा तो ये लाइन इस पे क्या होगी, टेंजेंट होगी। क्लियर है? तो यहाँ पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो निकल के आएगी बेटा वो ये आएगी, C = ±r√1 + m²। क्लियर है? C = ±r√1 + m²। मतलब C की वैल्यू अगर इसके बराबर होती है तो ये लाइन इस सर्कल पे क्या होगी, टेंजेंट होगी। क्लियर है? तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अगर आपको आ गया है तो हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो कि बेसिकली हम लोग तीन फॉर्म में पढ़ते हैं। कौन कौन सा फॉर्म भाई, पहला कार्टीशन फॉर्म, सेकंड आएगा क्या, स्लोप फॉर्म, एंड थर्ड आएगा आपका पैरामेट्रिक फॉर्म। तो आओ फटाफट तीनों देखते हैं भाई।
आपको पता है कि कार्टेशियन फॉर्म में आपको एक तरीका सिखाया हूँ t इक्वल टू 0 से। अगर वो पॉइंट उस कर पे लाई कर रहा है, अगर वो पॉइंट उस सर्कल पे या कर पे लाई कर रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, क्लियर है। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है किससे, एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करना है किससे, वाई y1 से, एक्स को रिप्लेस करना है किससे भाई, किससे, x प्लस x1/2 से, और y को रिप्लेस करना है y प्लस y1/2 से। और एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, xy को रिप्लेस करना है भाई xy1 प्लस y1 x1y से, x1y डिवाइड बाई 2 से। ये जरूर ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी जस्ट इस पे सवाल पूछा गया है, क्लियर है। तो ध्यान रखें t इक्वल टू 0 में एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे x x1 से, y स्क्वायर को y y1 से, x को x प्लस x1/2 से, y को y प्लस y1/2 से, और xy को इससे रिप्लेस करेंगे x y1 प्लस x1y डिवाइड बाई 2, क्लियर है। तो आओ फटाफट हम लोग बात कर लेते हैं फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर आर स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, और हमें x1 y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, x1 y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, तो क्या आएगा भाई, x x1 प्लस y y1 इक्वल टू आर स्क्वायर। और किसी को नहीं छेड़ेंगे, बस x को रिप्लेस करेंगे x x1 से, y को रिप्लेस करेंगे y y1 से, और किसी को नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। बोलो अब बेटा अगर शिफ्टेड भी होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस सिर्फ यही काम करना है, क्लियर है। नहीं कई बच्चे फैल जाते हैं कि सर अगर हम जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस 2fy 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, hxy का टर्म यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, x x1 y y1 2g टाइम्स x प्लस x1/2 2f टाइम्स y प्लस y1/2 प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ एक्स वाई का टर्म नहीं आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब आ गया बात बेटा स्लोप फॉर्म का। स्लोप फॉर्म अभी आपने जस्ट देखे हो कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सी की वैल्यू किसके बराबर हो भाई, r1 प्लस एम स्क्वायर के। इसमें खास बात, स्लोप फॉर्म में ज़्यादातर बच्चे दिक्कत जानते हो कहाँ पे होता है, क्लियर। जैसे मान लो ये आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r इक्वल टू मान लो 25 आ गया बेटा, ठीक है। तो बच्चे ये दिक्कत कर जाते हैं ना कि मान लो किसी बाहरी पॉइंट से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने के लिए बोला कि किसी बाहरी पॉइंट से इस सर्कल पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ, अगर वो शिफ्टेड नहीं है तो आप तो डायरेक्टली लिख देते हो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। लेकिन अगर शिफ्टेड है बेटा तो उसमें एक चीज करना है, क्लियर है। मान लो इसी पे अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे बेसिकली y की जगह क्या आएगा, y माइनस 1, और x की जगह क्या आएगा, x माइनस 1, क्लियर है। तो बिल्कुल दिक्कत नहीं लेंगे, क्लियर है। तो अगर शिफ्टेड आ गया तो, और आपको स्लोप फॉर्म ही लिखना है। और आपको एक चीज़ और पता होगा कि एक स्लोप की सर्कल पे दो टेंजेंट खींची जा सकती हैं, इसीलिए प्लस माइनस के तौर पे आ रहा है, ठीक है। तो एक स्लोप की दो टेंजेंट होंगी किस पे, सर्कल पे। चलो थर्ड बात करते हैं किसका, पैरामेट्रिक फॉर्म का। पैरामीटर क्या होता है सर्कल पे, ए कॉस थीटा कामा ए साइन थीटा, अगर आर है तो आर कॉस थीटा कामा आर साइन थीटा। तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, x1 की जगह आर कॉस थीटा, y1 की जगह आर साइन थीटा, यानी x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू r, क्लियर है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, क्लियर है। तो स्लोप फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, ये तीनों के तीनों फॉर्म क्लियर हो गए। अब आइए आपको मैं कुछ सवाल देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ, जिसको आपको फटाफट लगाना है, सॉल्व करना है भाई। तो आ जाए क्वेश्चंस की दुनिया में आते हैं और क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं भाई। चलो एक बहुत ही प्यारा सा मैं पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा, इसको आपको सॉल्व करना है, एडवांस में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। तो आइए फटाफट मैं लिख देता हूँ और आपको सॉल्व करना है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा लेकिन ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसे आप सॉल्व कर सकते हो। अ सर्कल सी ऑफ रेडियस 1, अ सर्कल सी ऑफ रेडियस 1 इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इज inscribed in a equilateral triangle
इक्विलेटरल ट्रायंगल PQR. The point of contact C beside the point of contact यानी POC, the point of contact of C circle with the side PQ, QR and RP are DEF respectively. क्लियर है भाई? RDEF respectively. The point DEF respectively. The line PQ is given by the equation. The line PQ is given by the equation. The line PQ is given by the equation root 3x plus y minus 6 equal to 0. Root 3x plus y minus 6 equal to 0. And the point D is, and the point D is 3 root 3 by 2 comma 3 root 3 by 2 comma 3 by 2. Further, it is given that the origin and the center C are on the same side of line PQ. Further, it is given that the line, the center of circle C, further it is given that origin and the center C of the circle are on the same side of line PQ. क्लियर है? एक पैराग्राफ टाइप सवाल है, बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग है. तो बेटा आओ इसको डायग्राम बनाने की कोशिश. फिर उसके बाद आपके 3 सवाल गए हैं, 3 क्वेश्चन. तो पहले इसको समझ लेते हैं ना, डायग्राम बनाना बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है. क्लियर है? बाकी एक प्रॉब्लम भी आप लोग लिख लें. प्रॉब्लम पहला है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल C इज इक्वेशन ऑफ सर्कल C इज. सर्कल की इक्वेशन क्या है? पहला चीज. ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं x - 2 रूट 3 का होल स्क्वायर समथिंग. ठीक है, फटाफट इसका डायग्राम पहले हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम को समझते हैं. ठीक है, देखें यहाँ पे. आओ भाई डायग्राम बनाते हैं. देखो ध्यान से. द सर्कल C ऑफ रेडियस 1 इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल PQR. ठीक है, PQR. द point of contact of C with the side PQ, QR are DEF respectively. The line PQ is given by the equation that. क्लियर? जो PQ है वो इस इक्वेशन से गिवन है. अच्छा, PQ को अगर हम लोग ड्रॉ कर लें बेसिकली, ठीक है, PQ को तो कुछ ऐसा ही ड्रॉ होगा, क्योंकि इसका स्लोप निगेटिव है. ठीक है, बोलो यही है क्या? ये PQ लाइन है. हाँ, दैट. एंड द पॉइंट D इज दैट. अच्छा, बहुत गौर से अगर चेक करो तो ऐसा नहीं लग रहा है ये पॉइंट इसी पे लाई कर रहा है, इसी लाइन पे. ठीक है, बोलो. तो PQ की इक्वेशन ये है, मतलब ये PQ है आपका. ठीक है, PQ. और ट्रायंगल कौन सा बना रहे हैं भाई? ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? PQR. तो मान लेते हैं P यहां कहीं होगा. बोलो. Q ये है और R ओरिजिन को ही मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? बोलो. अच्छा, हाँ, ये भी कह सकते हो कि सर अपने मन से कैसे मान सकते हैं कि यही ओरिजिन होगा. ठीक है, चलो मान लिए कि ओरिजिन पे ही लाई कर रहा होगा, तो क्या ही दिक्कत है? ओरिजिन भी तो माना जा सकता है. ठीक है, अगर ओरिजिन ना भी मानते हो कि चलो सर हम ओरिजिन नहीं मानेंगे, क्लियर है, कहीं और मान लो, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जल्दी से देखें. ये डिस्टेंस बता सकते हो ये वाला पॉइंट कितना होगा? ये वाला पॉइंट
कितना हो जाएगा? हाँ, अगर यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू y की वैल्यू क्या रखेंगे? 0, तो कितना आएगा? 2√3। वैसे अपने आप देखा जाए तो ये डिस्टेंस, ये ओरिजिन पे लाई ही नहीं करेगा, ठीक है? लाई करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि 2√3 आ रहा है ना वो डिस्टेंस। हाँ तो ठीक है। अच्छा हाँ तो ठीक है, साइड लेंथ के बारे में तो कुछ कहा नहीं है उसने, ठीक है, कि साइड लेंथ कितना यूनिट होना चाहिए। अब कह रहा है कि इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है जिसका रेडियस कितना है? 1 यूनिट, ठीक है, इसका रेडियस कितना है भाई? 1 यूनिट। और ये जो पॉइंट है D, यही तो है। हाँ, यहाँ पे प्रॉपर बोला है कि PQ, द लाइन PQ इज गिवन बाय द इक्वेशन दैट द लाइन D इज दैट, पॉइंट D यही है, ठीक है। फर्दर इट इज गिवन दैट ओरिजिन एंड C आर ऑन द सेम साइड, ठीक है, ओरिजिन और सेंटर जो है सेम साइड पे। द लाइन PQ की सेम साइड पे है, ओरिजिन और सेंटर, मतलब उधर नहीं तो ठीक है। अच्छा E और F पॉइंट कौन से हैं? PQ पे D है और QR पे क्या है? E है। QR कहाँ है? इस पे क्या है? E है। और PR पे क्या है? F, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं, फटाफट सवाल पे आते हैं। पहला चीज तो बोला है द इक्वेशन ऑफ सर्कल C इच, सर्कल की इक्वेशन बताएं भाई। रेडियस 1 यूनिट है इसका, बताएं रेडियस तक हम कैसे पहुंच पाएंगे? सेंटर निकालना है। हाँ सेंटर निकालना है। इसका मतलब क्या ऐसा नहीं लग रहा कि सर ये डिस्टेंस 1 है? बोलो। अगर वो डिस्टेंस 1 है, हम लोग R को ओरिजिन मानते हैं, D पॉइंट दिया ही है। कौन सा पॉइंट? D वाला। D पॉइंट दिया है, बिल्कुल। तो इसको एक काम करो ना यार, इसको मान लेते हैं कि ये 1 कामा अल्फा है, बोलो। तो क्या इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे 1 होना चाहिए, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू आ गई, सेंटर मिल गया, सेंटर मिल गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लोग आसानी से निकाल ली। अरे बोलो क्लियर है? सेकेंड सवाल जो इस पे है, सेकेंड सवाल वो है पॉइंट E एंड F आर गिवन बाई, E और F पॉइंट के बारे में पूछा है, ठीक है, F। E एंड F, तो E पॉइंट तो हमें पता ही है बेसिकली, क्लियर है, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है? 1, तो 1 कामा 0 होगा। और F पॉइंट के लिए हमें ये इक्वेशन चाहिए, बोलो ये इक्वेशन चाहिए ना? अच्छा एक सेकंड, हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये ओरिजिन पे ही लाई करेगा, यहाँ पे ना, यहाँ पे तो 1 लिख सकता हूँ ऐसा। अब सही है, ठीक है, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू अगर आ गई मेरे भाई तो E पॉइंट भी आ गया, अल्फा E पॉइंट भी आ गया, मतलब ये पॉइंट भी मिल गया तुम्हें, E वाला। अगर ये पॉइंट मिल गया तो RQ की इक्वेशन मिल गई। RQ की, RQ तो वैसे ही y = 0 है, ठीक है। अब रही बात ये इस वाले इक्वेशन की, ये वाली इक्वेशन कैसे आएगी? इस लाइन की इक्वेशन, हाँ कैसे? स्लोप कहाँ से? RQ की इक्वेशन पता है? किसकी? RQ का, हाँ ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है सर, 60 डिग्री। हाँ 60 डिग्री, सही कह रहे हो, इक्विलेटरल है 60 डिग्री, y = mx से आ जाएगा तुरंत, ठीक है। y = कितना हो जाएगा? m की वैल्यू x/√3 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी x√3x, तो वहाँ से बिल्कुल बिल्कुल टेंजेंट आ गया, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वैसे ही निकाल लोगे, बिल्कुल। अरे पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखो, कार्टेशियन फॉर्म में लिखो, ठीक है। और ये टेंजेंट की इक्वेशन मिल गई, कार्टेशियन फॉर्म में लिख के कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया। थर्ड सवाल जो इस पे पूछा है, इक्वेशन ऑफ साइड QR एंड RP, QR एंड RP, QR का इक्वेशन पूछा हुआ है और RP की इक्वेशन पूछा हुआ है। हाँ QR y = 0, बिल्कुल। RP, हाँ y = √3x,
यस बिल्कुल सही है, यानी डी ऑप्शन। क्लियर है? तो अच्छा सवाल है, एडवांस में पैराग्राफ टाइप का सवाल है। ठीक है, तो इसको कर लोगे बेटा, उम्मीद है। ठीक है, बाकी मैंने हिंट दे दिया है आपको। ठीक है, इरेज करें इसको। 3 सवाल थे, तीनों बहुत ही आसान है इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइप का अगर सवाल पूछा जाएगा तो आप बना ले जाओगे। आगे बढ़े फिर। चलो तो टेंजेंट में कोई दिक्कत नहीं है भाई, टेंजेंट हो चुका है, बताएं। क्लियर? नॉर्मल आप जानते ही हो सर्कल पे, बोलो। क्लियर है? एक चीज और होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या आता है इसमें? लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो प्यारे बच्चे बहुत ही आसान है लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना किसी x1 y1 से। क्लियर है? ये डिस्टेंस आपको चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, सर्कल की इक्वेशन में x1 y1 पुट कर देना और उसका क्या ले लेना है? रूट। दैट इज रूट s1 क्या होता है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्लियर है? अब कुछ फार्मूले रिलेटेड टू सर्कल हम लोग भी याद करेंगे। ठीक है, सम फार्मूले रिलेटेड टू क्या भाई? सर्कल। देखें, यहाँ पे अगर कोई सर्कल है, क्लियर है, और उसका जो COC से ट्रेंगल बन रहा है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट से, और टेंजेंट एक पॉइंट से, ये क्लियर है। तो यहाँ पे पहला चीज तो आपको ये पूछेगा आपसे कि एरिया ऑफ ट्रेंगल फॉर्म बाई, एरिया ऑफ ट्रेंगल फॉर्म बाई COC एंड देयर टेंजेंट। क्लियर है? COC एंड देयर टेंजेंट। तो यहाँ पे याद करो तो कुछ याद है क्या तुम्हें? कितना आता था? RL³ डिवाइड बाई R² प्लस L²। क्लियर है? एरिया ऑफ ट्रेंगल। अरे क्लियर? ठीक है, एक चीज और पूछता है, लेंथ ऑफ ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, लेंथ ऑफ COC। ठीक है, ये पूछा जाता है। और क्या इसमें पूछा जा सकता है? एक बहुत ही प्यारा सा सवाल पूछता है कि एरिया, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रेंगल PQR। ठीक है, तो ये एक बहुत खास बात होती है इस ट्रेंगल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद करके आप लोग जाएंगे। क्लियर है? जो सर्कमस्क्राइब करता है PQR को, वो सर्कल हमेशा पास होता है कहाँ से? सेंटर से। और वो सेंटर, क्लियर है, डायमेट्रिक इंड होते हैं। क्या होते हैं? डायमेट्रिक इंड। PQ एज अ डायमेट्रिक इंड। अरे क्लियर है भाई? तो बेसिकली यहाँ पे एक एडवांस भी सवाल पूछा था। ठीक है, तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, बस मिड पॉइंट निकाल के या फिर डायमेट्रिक फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल जानते हो, वहां से हम लोग फटाफट बता देंगे। ठीक है, और इसमें क्या पूछा जा सकता है? बस यही चीजें पूछेगा जो आप बता ले जाओगे, उम्मीद है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं कॉमन टेंजेंट का। फिर इसकी छोटा सा एक पॉइंट है, डायमेट्रिक, सॉरी, यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है, डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल क्या आता है भाई? कुछ याद है? डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल ऑफ सर्कल क्या होता था? कंसंट्रिक विद सर्कल बट रेडियस इज √2 टाइम्स ऑफ R। यानी इसकी जो इक्वेशन आएगी वो x² प्लस y² इक्वल टू √2R का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर इस सर्कल की इक्वेशन कितनी है? x² प्लस y² इक्वल टू R²। अब डायरेक्टर सर्कल होता क्या था? लोकस ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट। क्लियर है? लोकस ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट कहने का मतलब ये उस पॉइंट का लोकस है कि वहां से अगर आप टेंजेंट खींचते हो सर्कल पे तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। क्लियर? बोलो। चल, तो डायरेक्टर सर्कल में कोई दिक्कत नहीं है भाई, √2 टाइम्स रेडियस ऑफ प्रीवियस सर्कल। चल, तो इसका मतलब इस पे सवाल सर पूछा जाएगा तो हमारे दिमाग की घंटी बजेगी तुरंत कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डायरेक्टर सर्कल पे लाई कर रहा है। जैसे एक सवाल पूछा गया है एडवांस में, क्लियर है, कि टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम 17, टेंजेंट स्टेटमेंट रीजन टाइप का सवाल है। टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम 17, टू द सर्कल x² प्लस y² इक्वल टू 169। क्लियर है? फिर यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है
और स्टेटमेंट 2 है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? टेंजेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, टेंजेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सेकेंड स्टेटमेंट ये है, द लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम व्हिच म्यूचुअली परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम व्हिच म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट आर ड्रॉन इज 338। तो बेटा एक बार हम लोग चेक करते हैं इसका डायरेक्टर सर्कल, क्योंकि जाहिर सी बात है डायरेक्टर सर्कल की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका डायरेक्टर सर्कल जब हम लोग निकालेंगे तो क्या x² प्लस y² इक्वल टू क्या √2 टाइम्स रेडियस इसका कितना है भाई 13 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा भाई बताओ, क्या x² प्लस y² इक्वल टू 8 3 3, बोलो, अरे यही तो आएगा 338। यानी बिल्कुल ये एकदम परफेक्ट बात कह रहा है कि लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम व्हिच परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉन इज 338 एंड टेंजेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्लियर है? तो बात तो दोनों सही है, बोलो क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं? कौन सा? दूसरा वाला करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सेकंड इज ट्रू एंड सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। क्लियर है? तो सेकंड सही एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट का, क्योंकि ये क्या है, लोकस ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट दैट इज डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है कॉमन टेंजेंट। क्लियर? दो सर्कल के बीच कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट देखो, दो सर्कल अगर बेटा दूर दूर हैं तो इसमें टोटल कितने कॉमन टेंजेंट आएंगे? कितने आएंगे? 4। क्लियर? दो आपके कौन से होंगे? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट डीसीटीज और दो टीसीटीज। क्लियर है? दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसका आपको दो सर्कल गिवन होगा, आपसे पूछेगा नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, तो आपको कुछ नहीं करना है, C1 C2 के बीच का डिस्टेंस निकाल लेना है। अगर C1 C2 के बीच का डिस्टेंस बड़ा है किससे? R1 प्लस R2 के डिस्टेंस से, तो इन दैट सिचुएशन टोटल कितने कॉमन टेंजेंट आएंगे? 4, जिसमें दो डीसीटीज होंगे और दो टीसीटीज होंगे, दो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। यही चीज अगर C1 C2 बराबर हो जाए R1 प्लस R2 के, तो इन दैट सिचुएशन कितने कॉमन टेंजेंट आएंगे? कितने आएंगे? 3, जिसमें दो आपके डीसीटीज होंगे और एक क्या होगा? टीसीटीज होगा। एक बहुत खास बात होती है बेटा, इसको ध्यान समझेंगे, ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट में सिखाया गया है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डीसीटीज एंड टीसीटीज आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। क्लियर है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डीसीटीज एंड टीसीटीज आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर एंड देयर रेशियो इज R1:R2। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपसे ये बोले कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, तो बहुत आसान है। क्लियर है? क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, क्योंकि R1:R2 रेशियो में C1 C2 को डिवाइड करता है। तो अगर ये पॉइंट मिल गया तो किसी बाहरी पॉइंट से इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना जानते हो। क्लियर है? लिख देंगे स्लोप फॉर्म में और पास करा देंगे, वहां से m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है? और वही चीज ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, सॉरी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की अगर इक्वेशन चाहिए होगी तो यही एक्सटर्नली डिवाइड करता है R1:R2 रेशियो में। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? और कॉमन टेंजेंट भी बता सकते हैं कितना आएगा। वैसे इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट में मेंस में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पूछा भी जा सकता है, इसके लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। चलो, तो ये सिचुएशन कब क्रिएट होगी भाई? ये वाली, जब C1 C2 बराबर क्या हो जाए? R1 प्लस R2। क्लियर है? सेकेंड और क्या हो सकता है भाई? इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हो सकते हैं। ये कब सिचुएशन क्रिएट होगी? जब C1 C2 क्या हो? लेस देन R1 प्लस R2 बट ग्रेटर देन R1 माइनस R2 के मॉड। ये कंडीशन होनी चाहिए, नहीं तो अंदर भी जा सकता है। R1 माइनस R2 के मॉड से बड़ा हो और R1 प्लस R2 से छोटा हो, तो इन दैट सिचुएशन सर्कल जो है इंटरसेक्टिंग होगा। और उस सिचुएशंस में कितने कॉमन टेंजेंट आएंगे? 2, और दोनों के दोनों क्या होंगे? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है? अच्छा, एक सिचुएशन और कुछ हो सकती है, बोलो क्या? अंदर टच करें। ये कब होगी? जब C1 C2 बराबर कितना हो जाए? R1 माइनस R2 के मॉड के। बोलो क्लियर है? तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा? सर्कल टच करेगा अंदर से। और वही चीज लेस देन हो जाए तो इन दैट सिचुएशन वो अब बिल्कुल अंदर चला जाएगा। उस सिचुएशन में कितने कॉमन टेंजेंट आएंगे? 0। इस सिचुएशन में 1 आएगा। क्लियर है? तो कॉमन टेंजेंट में हमें नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। इक्वेशन भी पूछ ले तब भी बता लोगे। बोलो। चलो, यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब आता है ऑर्थोगोनल।
क्लियर है। ऑर्थोगोनल कहने का मतलब एंगल बिटवीन टू सर्कल, एंगल बिटवीन टू सर्कल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा। एंगल बिटवीन जब दो सर्कल इंटरसेक्टिंग होते हैं तो उनके टेंजेंट के बीच का जो एंगल आता है उसी को बोलते हैं एंगल बिटवीन सर्कल, ये थीटा। क्लियर है। और ये थीटा जो आता है आपको याद होगा, क्लियर है, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा बराबर कितना आता था, याद है कुछ, R1 बोलो है? अरे ये C1 C2 होता था, बोलो, और ये R1 R2, अरे याद है कुछ? नहीं याद है? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस ये डी स्क्वायर डिवाइड बाई, ठीक है, 2R1 R2, ये आता था cos पाई माइनस थीटा, ठीक है। और अगर ये थीटा 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो इन दैट सिचुएशन अगर ऑर्थोगोनल सर्कल की जो कहानी आती थी कुछ याद है, 2G1G2 प्लस 2F1F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ये कंडीशन ऑफ सर्कल टू बी ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो ये पॉइंट जरूर याद रखेंगे कि एंगल बिटवीन लाइंस ये आती, एंगल बिटवीन सर्कल ये आता है, और अगर सर्कल ऑर्थोगोनल है तो ये कंडीशन होती है। अब कोई भी दो सर्कल दे के तुमसे अल्फा अननोन दे के पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट दीज टू सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल, तो उसके लिए आप बता सकते हो अगर चीज़ें आपको याद होंगी तो, ठीक है। चलो, तो ये ऑर्थोगोनल टी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट पॉइंट आता है आपका सर्कल में जो आपको याद रखना है, वो आता है क्या भाई, लोकस ऑफ पॉइंट where tangents drawn are equal of length। जानते हो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? रेडिकल एक्सिस। क्लियर? रेडिकल एक्सिस, locus of a point where tangents are drawn to both the circles are of equal length। क्लियर है। दो सर्कल पे उस टेंजेंट का लोकस बताना है तुम्हें, सॉरी उस पॉइंट का लोकस बताना है जहाँ से अगर हम लोग टेंजेंट लिखते हैं तो उसका जो लेंथ आता है, दोनों सर्कल पे टेंजेंट की जो लेंथ आती है वो क्या आती है, इक्वल लेंथ की। मतलब ये अगर रूट S1 है तो ये कितना है, रूट S2, यानी कहने का मतलब ये हुआ S1 माइनस S2 इक्वल टू क्या आएगा, 0। क्लियर है। S1 माइनस S2 इक्वल टू क्या आएगा, 0। क्लियर है, बोलो। तो इसको क्या बोलते हैं, रेडिकल एक्सिस। क्लियर है। यही चीज़ अगर सर्कल टच कर रहा होता है बेटा तो इस सिचुएशन में जो कॉमन टेंजेंट होती है वही क्या होती है, रेडिकल एक्सिस। अगर ये इंटरसेक्टिंग होता है तो बहुत इंटरेस्टिंग बात होता है कि रेडिकल एक्सिस क्या होता है, उसकी कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन। अगर तुमसे सवाल ये पूछे, कभी कभी ऐसे सवाल पूछता है और हम लोग फंस जाते हैं, इंटरसेक्शन निकालने लग जाते हैं, तुमसे पूछा कि दीज टू सर्कल्स आर देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर है। तो S1 माइनस 2 इक्वल टू 0 से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर यही चीज 3 सर्कल हो जाए तो उस सिचुएशन में क्या आता है, रेडिकल सेंटर। क्या आता है भाई, रेडिकल सेंटर। चलो अगर यही चीज 3 सर्कल हो जाए तो उस सिचुएशन में क्या आता है, रेडिकल सेंटर। आए देखें तो यहाँ पे बेटा रेडिकल, जैसे यहाँ पे जो तीनों पॉइंट आने वाले हैं आपके, ठीक है, यहाँ पे इन दो सर्कल का एक रेडिकल एक्सिस, इन दो का एक, इन दो का एक। क्लियर है। तो बेसिकली 3 रेडिकल एक्सिस आती है, उनका जो पॉइंट, वो तीनों रेडिकल एक्सिस कंकरेंट होती है एक पॉइंट पे, और पॉइंट ऑफ कंकरेंसी क्या कहलाती है, रेडिकल एक्स सेंटर। क्लियर है। और वहां से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो इन सर्कल्स पे तो लेंथ क्या होगी, सबकी इक्वल होगी। निकालते कैसे भाई, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 से 1, S2 माइनस S3 इक्वल टू 0 से 1 और S1 माइनस S3 से 1, और तीनों को सॉल्व कर लेंगे। दो को कोई भी सॉल्व कर लोगे तुम्हें मिल जाएगा, और हमेशा क्या होते हैं, कंकरेंट होते हैं। क्लियर है। तो ये ओवरऑल मैंने जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सर्कल में मैंने बता दिया, तो इससे रिलेटेड अब जितने सवाल हैं आप बना सकते हो। क्लियर है प्यारे बच्चों।